राधे राधे बच्चों। राधे राधे। तो आज अपनी 10वीं बोर्ड की सेशन 2025-26 की पहले अध्याय की कौन सी क्लास है? पहली क्लास है। ठीक है, तो आपके पहले अध्याय का जो नाम है वो क्या है, याद है क्या आपको? अध्याय 1 कौन? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं तो क्या होती है? वास्तविक संख्याएं याद है क्या? तुम दे बताओ। संख्याएं नहीं पता, चलो एक मैं डायग्राम बना रहा हूं तो मैं संख्याओं का, तो इस डायग्राम को बनाना है, इसमें जो भी चीजें आएगी वो फिर मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा। ठीक है, देखो एक इस प्रकार डायग्राम, पहले लिखो अध्याय नंबर 1, फिर उसके बाद टॉपिक डालो वास्तविक संख्याएं, ये आपके हेडिंग रहेगी। फिर उसके बाद नीचे इस प्रकार संख्याओं का एक मैं चार्ट बना रहा हूँ, इस चार्ट को बनाना है ना कि किस प्रकार आपके सामने संख्याएं हैं। देखो संख्याओं दो प्रकार की, एक तो वास्तविक, लिखते जाना आप बोले साथ के साथ, वास्तविक संख्याएं, और एक आएगी काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं, ठीक है। ये वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, कोई बता सकता है? अरे नहीं बेटा, ये आएगी पूर्णांक और ये आएगी दशमलव। दशमलव, ठीक है। और काल्पनिक संख्याओं में अभी मैं बता दूंगा, वो सिंगल एक ही प्रकार क्या है, उसमें एक जैसी है। और पूर्णांक संख्याओं में अलग अलग आ सकती है आपके प्राकृत, ठीक है, पूर्ण, सम है, विषम है, ठीक है। विषम के बाद आप लिख सकते हो अभाज्य, अभाज्य, आप इसमें लिख सकते हो भाज्य, इसमें लिखते हो सह अभाज्य, सह अभाज्य। दशमलव भी दो प्रकार की, किस प्रकार की? दो प्रकार की। एक तो आएगा शांत दशमलव, शांत दशमलव, दैट मीन्स 1.5 बोला आपने, 1.25 बोला, मतलब पॉइंट के बाद कुछ 2 अंक 3 अंक आके बस वो वहीं समाप्त हो गई है ना, इसके बाद आगे नहीं है, तो ये आ जाएगी शांत, मतलब दशमलव कैसा हो गया? शांत हो गया। एक आएगा अशांत, कौन सा? अशांत, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। अब अशांत दशमलव भी दो प्रकार की होती है, ठीक है, कौन सी? अशांत आवृत्ति दशमलव, और एक आएगी अशांत अनावर्ती दशमलव, ठीक है। इसको उतारो, फिर मैं इसमें कुछ एक जो है लिखवानी की परिभाषा उनको लिखवाता हूँ ना। यहाँ तक उतार लिया ना? एक मिनट देखो, मैंने संख्या दो पार्ट की, वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। यहाँ इसको यही समझ के खत्म करते हैं। काल्पनिक संख्या क्या होती है? देखो वे संख्याएं जिनका मतलब ऋणात्मक वाली संख्याओं का वर्गमूल होना। बात समझ नहीं आएगी ऐसी, जैसे आपने इधर सुनो, 4 का वर्गमूल कितना होता है? कितना होता है? अबे वर्गमूल पूछ रहा हूं मैं, 2, वर्ग नहीं पूछ रहा। 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4, ठीक है। मैंने वो जो 25 का कितना होता है? 5 होता है। 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। परंतु अगर ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल हो, ऋणात्मक संख्या का मतलब जैसे कि आ जाए -4 का वर्गमूल,
तो ये काल्पनिक संख्या है। कौन सी संख्या है? ये काल्पनिक संख्या है। ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल ही क्या है? काल्पनिक। काल्पनिक संख्या मतलब ऐसी किसी संख्या का अस्तित्व ही नहीं है दुनिया में, ऐसी कोई संख्या होती ही नहीं है। आ जाइए बात समझ में। यानी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल ही क्या है? काल्पनिक संख्या। आ जाइए बात समझ में। तो यहाँ पे बस छोटी सी बात लिखेंगे, तो इसी के नीचे लिखो ऋणात्मक, इसी के यही नीचे लिख लो ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल, ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल, ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल काल्पनिक संख्या होती है। ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल क्या होती है? काल्पनिक संख्या होती है। ठीक है, और आ जाइए बात समझ में। इसको देखो आयोटा ही बोलते हैं। वैसे ये चीज आपके 11th में आएगी, वहाँ ज्यादा आएगी, परंतु यहाँ देख लो इसको क्या बोलते हैं? आयोटा। जैसे कि -1 का जो ये इसको बोल दो -i, वैसे इस प्रकार i से प्रदर्शित करते हैं, और इसको अगर बोले तो क्या बोलते हैं? आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं। तो इस प्रकार √-1 का ये वर्गमूल करके बराबर i कर लो, और इसको क्या लिख दो? आयोटा। इस प्रकार इतना गोल लिख लो उसके नीचे। ठीक है ना। ये वैसे आपकी कोई सिलेबस की बात नहीं है, बस आपको समझाने के लिए कि ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल एक तो काल्पनिक संख्या होती है, और काल्पनिक संख्या को प्रदर्शित किससे करते हैं? i से। i मतलब यहाँ पे आयोटा बोला जाता है। अजय बात समझ में। और ये माइनस संख्या का वर्गमूल कर ही दिया। इसमें उदाहरण में अगर तुम -4 का वर्गमूल लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, -5 का वर्गमूल लिख सकते हो। ठीक है ना, ये चीजें उदाहरण के रूप में लिख सकते हो। यहाँ -1, -4, -5, यहाँ तो बात समझ आ गई। अरे लिख लिया। अब इधर आते हैं वास्तविक संख्याओं में। वास्तविक संख्याओं को मैंने 2 भागों में बांटा, पूर्णांक और दशमलव। ये जो दशमलव ये वाला जो पार्ट है ना, तुमने इसको मिटा देता हूँ मैं। ये लिख लिया ना ये चीज है। तो चलो इधर सुनो, दशमलव वाला जो ये पार्ट है ना, ये आपने 9वीं क्लास में पूरा सीखा हुआ है। सीखा हुआ है ना, वहाँ सीखा होगा शांत दशमलव, आवर्ती वगैरह, ये सारी चीजें 9वीं में पढ़ी हुई है। शांत दशमलव कौन सी संख्या आएगी? जैसे 1.2 है, मतलब पॉइंट के बाद कोई अंक 1-2 अंक आके, जैसे 5 आ गया, कुछ अंक आके बाद बस वहीं खत्म हो गया पॉइंट। ठीक है ना, अब आगे कोई संख्या नहीं है, तो शांत दशमलव। एक आता है जैसे अंक आते ही जाए, खत्म ही नहीं हो, भाग देना, तो फिर वो आ जाएगा अशांत दशमलव, यानी दशमलव शांत नहीं हो रहा। अब ये भी 2 प्रकार का हो सकता है। एक तो ऐसा हो सकता है कि अशांत हो, यानी खत्म नहीं हो दशमलव उसकी, परंतु आवृत्ति हो। किस प्रकार? जैसे 25 आ रहा है, फिर 25, 25, 25 ऐसे आता है ना, कभी बार बार वही संख्या आती रहती है। तो इस प्रकार अशांत आवृत्ति, यानी अशांत तो है और बाकी एक ही जैसी की उसकी क्या हो रही है? आवृत्ति, यानी 25 की क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है। तो ये इसका उदाहरण क्या है? ये वाला। इसका उदाहरण बोले तो जैसे 2.4 आ गया, मतलब पॉइंट के बाद 1-2 अंक आके बस वही खत्म हो गया मामला, फ्री। इसमें क्या उदाहरण आएगा कि अशांत आवृत्ति है, यानी दशमलव समाप्त नहीं हो रहा, परंतु जो समाप्त नहीं हो रहा उसकी आवृत्ति हो रही है। 25 आते रहेंगे, या फिर कभी आपने देखा हो 1.3 आते रहते हैं, तो उसकी बार बार आवृत्ति होती है। एक आता है अशांत अनावर्ती। एक तो दशमलव भी शांत नहीं हो रहा, मतलब दशमलव भी के बाद संख्या आती जा रही है, परंतु वो भी किस प्रकार की आ रही है? अनावर्ती। उनकी कोई आवृत्ति नहीं है रही। कभी तो देखो, जैसे आपने पाई का मान देखा है क्या? पाई का मान कुछ उसमें वैल्यू सम एक जैसी आती है क्या? आती रहती है अलग अलग प्रकार की। तो वो फिर उस प्रकार के उदाहरण किसमें आ जाएंगे? अशांत अनावर्ती। ये सारी चीजें आपने 9वीं में पढ़ी हुई, इस वजह से मैं यहाँ आपको ये बस समझा है कि क्या क्या चीजें। अब यहाँ आते हैं, प्राकृत संख्याएं जानते हो क्या? 1 मिनट हाथ खड़े करना जिसको प्राकृत संख्या की परिभाषा बता दे, या फिर प्राकृत संख्या क्या होती है। अरे आता है तो बोल दो, जैसा कैसा भी। मैं तो यूं थोड़ी तलवार लेके बैठा हूँ, गलत बोला, काट दिया। हाँ, 1 से अनंत आ रहा है, कुछ आ रहा है और सही बोलो। 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलने वाली संख्याएं प्राकृत। फिर पूर्ण संख्या कौन सी होगी?
वहां एक लिया था, अब इसमें जीरो और ऐड कर दो तो फिर जीरो से लेके अनंत तक चलने वाली संख्याएं पूर्ण संख्या हो जाएगी। सम, दो से विभाजित होने वाली संख्याएं। विषम, जो दो से विभाजित नहीं हो। अभाज्य, एक व स्वयं के अलावा अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाग नहीं जाए, विभाजित नहीं हो। भाज्य, स्वयं व एक के अलावा अन्य और से भी वह विभाजित हो जाए, भाज्य हो जाएगी। सभाज्य, नहीं पता, इसको भी लिखवाएंगे। चलो टॉपिक डालो प्राकृत संख्या। कि भी किसी की कोई बात समझ नहीं है तो पूछ लेना ना। प्राकृत संख्या, लिखो इसमें एक से प्रारंभ होकर, एक से प्रारंभ होकर, एक से प्रारंभ होकर अनंत तक, एक से प्रारंभ होकर अनंत तक चलने वाली, अनंत तक चलने वाली संख्याएं, अनंत तक चलने वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। नेचुरल नंबर है ना, प्राकृत संख्याएं कहलाती है। आ जाएगी बात समझ में। फिर टॉपिक डालो पूर्ण संख्याएं, ये वाला, ये लिखा हुआ पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, देखो इनका ये कैसे अस्तित्व में आई थी। देखो जब भी अपने जो भी बड़े बुजुर्ग रह गए जिन्होंने इनका आविष्कार किया होगा, जिन्होंने इसको बनाया होगा, तो सबसे पहले देखो उनको याद करने का तरीका कैसे रह जाएगा, अपने किस प्रकार रख लेंगे। जैसे सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक तक की संख्या, एक से लेके संख्याओं का आविष्कार किया। तो एक दो, वो इस प्रकार पेड़ों को, जानवरों को, खुद को और किसी प्रकार से गिन लेते, एक दो तीन इस प्रकार गिन लेते, ठीक है। परंतु फिर जैसे 9 तक पहुंचे या फिर संख्याओं का आगे विस्तार करते हुए उनको लगा कि इसमें कुछ कमी है, एक से लेके एक दो तीन कुछ कमी है। प्राकृतिक बनाई उन्होंने, नेचुरल नंबर बनाया, पेड़ों को गिन के एक दो तीन चार इस प्रकार संख्याओं का उन्होंने निर्माण कर लिया, प्राकृतिक संख्याओं का, ठीक है। फिर उनको लगा कि इसमें कुछ कमी है, कुछ कमी है, तो फिर उन्होंने किसका निर्माण किया, जीरो का। किसका निर्माण किया, फिर जैसे जीरो का निर्माण किया तो फिर उनको लगा, फिर जीरो एक दो तीन, फिर उनको लगा कि ये पूर्ण है। ये कौन सी है, पूर्ण है। अब जीरो आ गई, यानी 10 भी आ सकता है इसमें, 11, फिर 12, 13, 20 तक चल जाएगा। फिर उसके 2 जीरो 3 जीरो सब बढ़ते जाएंगे। तो फिर वो जैसे एक में जीरो ऐड किया तो फिर उनको लगा कि अब पूर्ण संख्या है, तो फिर एक पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण। फिर आती है वैसे पूर्णांक संख्या है, ठीक है ना। जैसे जीरो भी आ गई, फिर माइनस वाली संख्याएं आ जाती है, तो उसमें कौन सा रहता है, पूर्णांक। तो पूर्ण डाला ना हमें टॉपिक, इसमें लिखो जीरो से प्रारंभ होकर, जीरो से प्रारंभ होकर अनंत तक, जीरो से प्रारंभ होकर अनंत तक चलने वाली संख्याएं, जीरो से प्रारंभ होकर अनंत तक चलने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। उदाहरण तो खुद लिख रहे हो या फिर मेरे लिखवाने की फिराक में हो। जैसे प्राकृत का क्या लिखा था तुमने, एक दो तीन इस प्रकार लिख लिया होगा, नहीं भी लिखा हो तो कोई बात नहीं। और पूर्ण में क्या लिखोगे, जीरो एक दो तीन इस प्रकार, सोन और इनफाइनाइट का इस प्रकार चिन्ह लगा दोगे, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, सम। सम लिखो इसमें, सम संख्या में लिखो, लिखो 2 से
2 से पूर्ण विभाजित होने वाली संख्याएं, 2 से पूर्ण विभाजित होने वाली संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है। 2 से पूर्ण विभाजित संख्याएं या फिर 2 से पूर्ण विभाजित होने वाली संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है। लिख लिया क्या? कौन कौन संख्या आ जाएगी इसमें? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2 का कुल मिला के पहाड़ा इसमें आ जाएगी। आ जाएगी बात समझ में? 2, 4, 6, 8, जो भी तुम्हारी इच्छा हो, तुम्हारे कोई लकी नंबर हो वो लिख सकते हो। ठीक है, विषम में लिखो। लिखो विषम में वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण विभाजित नहीं होती है। 2 से पूर्ण विभाजित नहीं होती है। विषम में लिख लिया, 2 से पूर्ण विभाजित नहीं होती है। अरे लिख लिया। कौन सी संख्या आ जाएगी इसमें? 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19। आ जाएगी बात समझ में? ये विषम संख्या आ जाएगी। कुल मिला के एक अंक छोड़ के अल्टरनेट नंबर्स। ठीक है, ये कौन सी आ जाएगी? विषम। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा अपना? अभाज्य संख्या। थक गई क्या? ये सके ना अभी तो? देखो ये शुरुआत में थोड़ा थ्योरी है, फिर बाद में सवाल आ जाएंगे, तो इसको समझ लेते हैं। बस लिख लेते हैं कुछ एक बस। अभाज्य संख्या, इसमें लिखना ऐसी संख्याएं जो स्वयं एवं एक के अतिरिक्त पूर्ण विभाजित नहीं होती है। पूर्ण विभाजित नहीं होती है। ठीक है, लिख लिया ये। इसमें कौन सी संख्या आ जाएगी? बोलो बोलो कौन सी संख्या? एक मिनट ये बताओ, दो है, ये भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है? बोलो। एक मिनट, भाज्य वाले हाथ खड़े करो कि ये सर 2 भाज्य संख्या है, और अभाज्य वाले अलग हाथ खड़े करो कि सर ये अभाज्य संख्या है। एक मिनट, 2 अभाज्य है, इसके लिए हाथ खड़े करो कि 2 अभाज्य है। कौन कौन इस बात को मानता है कि अभाज्य संख्या है? जिन्होंने हाथ नहीं खड़े किए वो फेल होगा, मेरे श्राप है। या तो इधर या फिर इधर, कहीं ना कहीं हाथ खड़े करोगे। हाथ ऐसे खड़े करते हैं ना, ठीक है, आराम से। अब चलो ये हाथ नीचे कर लो। अब कौन कहता है कि 2 भाज्य? ये वाले हाथ खड़े करो। जिन्होंने पहले नहीं किए थे वो अब कर लो। कोई नहीं है ना इसमें, तो 2 क्या है? अभाज्य संख्या। आ जाएगी बात समझ में? 2 क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या लिखी कि वे संख्या जिसमें एक व स्वयं मतलब उसके खुद के अलावा और किसी का भाग नहीं जाता। या तो उसका खुद का जाएगा
या फिर एक का जाएगा। अब एक का भाग तो सब में जाता है, अब उस खुद का जाएगा। अब इसमें देखो किसका भाग, इसमें एक तो एक का भाग जा रहा है, वो तो बात मान ली। इसमें इस दो के अलावा किसी और का भाग जाता है, तीन का भाग थोड़ी जाएगा, चार का थोड़ी जाएगा, नहीं जाएगा। दो का इसमें दो का ही जाएगा या फिर एक का जाएगा। तो ये अभाज्य संख्या को वाली जो परिभाषा है उसको सेटिस्फाई कर रही है। तो दो अभाज्य आ जाएगी और इसमें भाज्य फिर इसका मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? कौन सी है? 4। तुम्हारे क्वेश्चन आ जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो कौन सी है? 4 है, यानी सबसे छोटी है और भाज्य संख्या है तो कौन सी है? 4 है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो एक है ये भाज्य है या अभाज्य है? भाज्य वाले हाथ खड़े करेंगे और अभाज्य वाले हाथ खड़े करेंगे। तो चलो एक अभाज्य संख्या है, हाथ खड़े करो इसमें। सोच रहे हैं, करो रे, देखें कुछ तो करो। अच्छा बेटा, न एक न तो भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या है। आ जाएगी बात समझ में? तो अभी नोट लगा के अपन इस बात को भी लिखेंगे कि एक न तो भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या। आ जाएगी बात समझ में? तो अपन ने कहाँ तक लिख लिया? अभी दो तीन बातें जो मैंने बोली इनको नोट लगा के लिखेंगे, पर पहले इस भाज्य की परिभाषा लिख लेते हैं। तो टॉपिक डालो भाज्य संख्या। ऐसी संख्याएं भाज्य में लिखना ऐसी संख्याएं जो स्वयं एवं एक के अतिरिक्त अन्य संख्या से पूर्ण विभाजित हो, अन्य संख्या से पूर्ण विभाजित हो भाज्य संख्या कहलाती है। अजय बात समझ में? भाज्य संख्या कहलाती है। उदाहरण में क्या लिखोगे? इसमें लिख लो 4, 4, 6, 8, 12, 21। लिख लिया यहाँ तक? भाज्य संख्या तक लिख लिया ना? अब नोट डालो, नोट डालो। नोट में जो अपन ने थोड़ी देर पहले जो बातें की थी ना, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, एक भाज्य, निभाज्य, तो वो चीजें लिखते हैं। ठीक है, तो नोट डालो। नोट में पहला नोट लिखो, एक न तो भाज्य संख्या है, एक न तो भाज्य संख्या है। नोट में लिखना, पहला नोट, एक न तो भाज्य संख्या है न ही अभाज्य, न तो भाज्य संख्या है न ही अभाज्य। आ जाएगी बात समझ में? अरे याद रखना, आ जाता है कभी कभी कंपटीशन में आ जाता है, या फिर तुम्हारे एग्जाम में आ जाए। ठीक है, 4 ऑप्शन दे दे, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी, अभाज्य संख्या कौन सी, तो वहां आ जाएगा बात। सेकंड लिख लिया इसमें, एक ना तो भाज्य संख्या नहीं अभाज्य संख्या। दूसरा नंबर का नोट रह गए, इसमें लिखना सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है। तो लिखो ना, तुम लिखो। लिख दिया क्या? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। किस किसने होती है लिखा था?
कितना आंसर रहेगा इसका? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? लिख लिया था ना 4। ठीक है, और अब क्या लिखें? सबसे छोटी अभाज्य। तो नेक्स्ट नोट में लिखना सबसे छोटी तो तुम लिखते लिखते थक ही जाओगे। साइंस में भी लिखा होगा, इसमें भी लिख रहे हो, कोई बात नहीं। लिखते होंगे तुम ऐसे धीरे धीरे, गर्मी की छुट्टियों से आए हो ना, तो धीरे धीरे आदत बन जाएगी ना, कोई बात नहीं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। हाँ लिख लिया, 2 होती है। अरे यहाँ तक लिख लिया सबने। अपन ने ये सारी चीजें पढ़ ली। अब कौन सा रह रहा है? सहअभाज्य। तो टॉपिक डालो सहअभाज्य। सहअभाज्य लिखो, इसमें लिखना है, इसमें ऐसी संख्याएं, अभी समझा दूंगा, पहले लिख लेते हैं ना। ऐसी संख्याएं जो ऐसा करो, 1 मिनट, ये जो को काटो, इनके लिए इसमें लिखो जिनके। ऐसी संख्याएं जिनके, ये लिखो, ऐसी संख्याएं जिनके अभाज्य गुणनखंड, जिनके अभाज्य गुणनखंड में, जिनके अभाज्य गुणनखंड में कोई संख्या, जिनके अभाज्य गुणनखंड में कोई संख्या उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, इंग्लिश में बोले तो कॉमन, उभयनिष्ठ नहीं हो, उभयनिष्ठ नहीं हो। लिख लिया यहाँ तक? ऐसी संख्याएं जिनके अभाज्य गुणनखंड में कोई संख्या उभयनिष्ठ नहीं हो। लिख लिया यहाँ तक? सहअभाज्य, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। लिख लिया यहाँ तक? उदाहरण में लिखना, जैसे जैसे कोई सी भी लिख लो तुम। अब तुम्हारे समझ में आया ही नहीं होगी कि सर कौन सी की संख्याओं की बात कर रहे हैं। आया क्या समझ में? परिभाषा से क्या आया? कौन सी संख्या है सहअभाज्य? देखो, एक तो सिंगल एक कोई संख्या नहीं होगी, क्योंकि मैंने संख्याएं लिखा है, मतलब कुल मिला के 2 या 3 संख्याओं का एक ग्रुप बोलोगे तुम, से 6, 4, 2, कुछ जो भी, कौन सी बोलना चाहोगे तुम? अरे वो संख्याएं जो किसी एक पाड़े से नहीं कटे। जैसे इधर सुनो, मैं तुम्हें दूं कि 12 और 35 है, ये किसी एक पाड़े से कट रही है क्या? है, कट रही है क्या भाई? भाई जैसे 12 3 के पाड़े से कट जाएगी, 4 के पाड़े से कट जाएगी, परंतु 35 नहीं कटेगी। किसी एक ही पाड़े से कट जाएगी क्या? नहीं कटेगी ना। तो फिर ये सहअभाज्य संख्या है, मतलब वो संख्याएं जो किसी एक पाड़े से, तुम्हारी बात हम बोलूं तो कि वे संख्याएं जो किसी एक पाड़े से नहीं कट रही, ये कट रही है, ठीक है ना। जैसे कि अब आप ले लो 7 और 15 ले लो, 7 और 15 ले लो, ये कट रही है क्या? नहीं कट रही ना। तो वो यानी जो किसी एक सिंगल डिजिट, किसी सिंगल संख्या से नहीं कटे। आ जाइए बात समझ में। तो इसमें उदाहरण अब अपने हिसाब से, जैसे 12 व 35, 12 व 35, 12 व 35 लिख लिया क्या? अरे लिख लिया। अब इधर सुनो, इसको समझने के लिए मैंने जो परिभाषा लिखवाई तो उस बात को समझ लें कि 12 के अभाज्य गुणनखंड, और एक कौन सी लिखी? 35 के अभाज्य
गुणनखंड। अभी तो सुनो, 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? अभाज्य गुणनखंड करने आते हैं ना। 12 इस प्रकार एंटीना बनाते हैं, 12 यहाँ लिखते हैं, 2 का भाग देंगे 6 बार, 2 का भाग देंगे 3 बार, 3 का भाग देंगे 1 बार। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए? 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, यही हुआ ना। तो 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, क्या इस 2 से पहले मैं 1 लिख सकता हूँ क्या? अरे एक तो जहाँ मैंने कहा था ना, एक भगवान है, ये तो हर जगह रहता है, तुम नहीं भी लिखोगी तो भी दिख रहा है वो तो एक लिख दिया। 1 2 3, ये 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अजय वैसा इनको गुणा करने पे क्या आ जाएगा? 12। अब 35 के निकालो, वही एंटीना बनाएंगे। 5 का भाग 2 का तो नहीं जाएगा ना, सबसे पहले सीधा ही 5 का जाएगा, तो कितनी बार? 7 बार, और 7 का जाएगा 1 बार। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 5 इंटू 7। तो आगे 1 लिख दो क्या? तो इससे क्या बात, देखो अब मैंने कहा था क्या परिभाषा ली, वे संख्याएं जिनके अभाज्य गुणनखंड में कोई संख्या उभयनिष्ठ नहीं हो। क्या 2 यहाँ है तो क्या 2 यहाँ है क्या? अगर यहाँ होता तो फिर उभयनिष्ठ हो जाता, और फिर ये संख्या 2 से कट जाती। तो है कैसा नहीं हो रहा ना। क्या यहाँ 3 है तो यहाँ 3 है क्या? नहीं है ना। मतलब इसकी कोई संख्या यहाँ नहीं है और इसकी कोई संख्या यहाँ नहीं है, और नहीं है इस वजह से दोनों कौन सी संख्या है? सह अभाज्य। अगर ये 7 यहाँ है, यहाँ पे भी 7 आ जाता कैसे न कैसे, तो फिर ये सहअभाज्य संख्याएं फिर नहीं होती। आ जाएगी बात समझ में? तो ये बात समझ में आ जाएगी। और जो संख्या होती, जैसे यहाँ 3 है, यहाँ पे भी 3 होता, तो फिर अपन ये मानते हैं कि 3 से कटेगी ये संख्या। आ जाएगी बात समझ में? तो ये इस प्रकार नीचे लिख, ये दोनों उदाहरण, ये दोनों लाइनें लिख लो उस परिभाषा, जहाँ उदाहरण लिखा ना आपने 12 और 35, उसके नीचे ये दोनों लाइनें लिख लो उदाहरण के रूप में। और इसमें एक और बात समझ आएगी, जो 1 है ना, वो हर एक में उभयनिष्ठ होगा, तो इसको भी लिख लेंगे अपन, तुम कहोगे तो। ये लाइन लिख लो दोनों। लिख लिया क्या? लिख लिया? नीचे, इसमें नीचे लाइन लिखना 12 व 35, नीचे लाइन में लिखना 12 व 35 के, इसको लिखो पहले आराम से, फिर नीचे लिखना। लिखो अब 12 व 35 के अभाज्य गुणनखंड में, के अभाज्य गुणनखंड में कोई संख्या अभाज्य गुणनखंड में कोई संख्या उभयनिष्ठ, कोई संख्या उभयनिष्ठ नहीं है। अरे है क्या? नहीं है ना, कोई संख्या उभयनिष्ठ नहीं है। अतः ये सह अभाज्य संख्या है। अतः ये सह अभाज्य संख्या है। एक और लाइन लिख लो इस एक के लिए, ठीक है ना, लिखवा दो ना। अगली लाइन में लिखना सहअभाज्य संख्याओं में सहअभाज्य संख्याओं में एक हमेशा उभयनिष्ठ, एक हमेशा उभयनिष्ठ होता है। एक हमेशा उभयनिष्ठ होता है। अरे बात में, तो वो जो संख्याओं का चार्ट अपन ने बनाया था फर्स्ट में, उसमें अधिकतर क्या सभी संख्याएं हो गई। और आपको बताऊं तो जानकारी के लिए, इसमें जो संख्याएं लिखी ना अपन ने, कोई सी संख्या अपने इस साल कोई काम नहीं आएगी। जो लास्ट का लिखा है मैंने सहअभाज्य, ये शब्द सहअभाज्य संख्या एक जगह जरूर काम आएगी, जहाँ अपन
√3, इसी अध्याय में √3, √2 को अपरिमेय सिद्ध करेंगे तो उस जगह ये शब्द आएगा कि सहअभाज्य संख्या, तो उस जगह आपको बताना है कि सहअभाज्य संख्या कौन सी, उस समय याद रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा अपना, बोलो, लिखो, महत्तम समापवर्तक क्या रहेगा जो आप पढ़ना चाह रहे हो, महत्तम समाप, और HCF लिख दोगे कोष्टक में, ठीक है ना। महत्तम समापवर्तक, वैसे मैंने आपसे कहा था कि एक तो महत्तम यानी मस होता है, एक क्या होता है लस, लघुत्तम, तो ये जो दोनों में स है, एक तो मस, ठीक है, एक आता है लस, इन बहुत से इस दुनिया में तो क्या मतलब अधिकतर पढ़ने वालों को इन दोनों स का मतलब एक ही जानते हैं, वो दोनों स का मतलब भाई एक ही होता है, इन दोनों स का मतलब अलग अलग होता है। जो महत्तम में है ये तो होता है समापवर्तक, और जो ये वाला स होता है लस वाला, ये होता है समापवर्त्य। क्या होता है समापवर्त्य, इस वर्त्य का मतलब होता है गुणज, और इस वर्तक का मतलब होता है गुणनखंड, फैक्टर, ठीक है ना, ये अपन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस चीज का आज का अपना ये टॉपिक रहेगा, और इस टॉपिक को पढ़ेंगे अपन कल। आज के लिए इतना ही काफी है।